वसीम गाजी साहब, लंबे समय के बाद एक बार फिर मुल्क में फसादात की सियासत शुरू हो चुकी है और फसादात कहा यह जा रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से कराए जा रहे हैं। उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आपको मालूम है कि जब भगवान को दूध पिलाया गया था उस वक्त ना मोबाइल थे, ना इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप थे, ना फेसबुक थी। उस वक्त इन्होंने प्लानिंग की थी कि फसादात कराने हैं। वो तो दूध पिलाने का एक बहाना था। उनको ये देखना था कि हमारी बात कितने सेकंड में, कितने मिनट में पूरे मुल्क में फैलाई जा सकती है। अफवाह, शर कितनी देर में फैलाया जा सकता है। उस वक्त उन्होंने ये टेस्ट किया था और ये प्लानिंग उनकी उसी वक्त बनी थी। और पहली जो लेबोरेटरी लगी इनकी फसादात कराने की, फसादात का मतलब आप समझिए, मुसलमानों का कत्लेआम, हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं, हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं, हिंदू मुस्लिम क्लैश नहीं। फसादात का मतलब मुसलमानों की नस्लकुशी, मुसलमानों का कत्लेआम। पहले हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाया जाता है और बाद में पुलिस आ जाती है, पुलिस पार्टी बन जाती है और फिर वो खून खराबा मुसलमानों का करती है। और पहला इसका जो तजर्बा हुआ वो जनाब नरेंद्र मोदी साहब, आज 130 करोड़ के सरताज, जमहूरियत के पासबान, इन्होंने ये पहला तजर्बा गुजरात में किया। ना गोदड़ा हुआ था, वो भी इनकी साजिश थी। सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि वो ट्रेन भी इन्होंने जलवाई, लेकिन इनका ये पहला तजर्बा था। जब इनको लगा कि गुजरात में तो बीजेपी थी नहीं, गुजरात में बीजेपी की कोई हैसियत नहीं थी, उनको जब लगा कि जब फसाद कराने से, मुसलमानों का खून खराबा करवाने से अगर हम 20 साल, 25 साल, 30 साल हुकूमत कर सकते हैं, तो फिर ये तजर्बा इन्होंने पूरे मुल्क में किया। आरएसएस का एजेंडा है, खुलेआम बोलते हैं वो, कि भाई जो आदमी को इस मुल्क में रहना है उसे आरएसएस और बीजेपी की बात करनी पड़ेगी, वरना हम उसकी जान और उसका माल वो अपने रिस्क पर रहे, हम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते हैं। अब ये बिहार की बात जो आपने कही है, देखिए बिहार एक, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सारे आंदोलन बिहार से हुए। जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था उससे पूरा इनकलाब आया, गांधी जी का भी जो आंदोलन था वहीं से शुरू हुआ और वहाँ से बहुत बड़ी तहरीकें शुरू हुई। लेकिन आज ये हश्र क्यों हैं, आप सुनिए। वहाँ दो ताकतें हैं, एक करप्ट बदउनवान ताकतें जिनका काम है करप्शन, पैसे कमाना, भाई भतीजाबाद, अपने परिवार के लिए सब कुछ देना। जैसे उसके सरगना है लालू, सब कुछ चाहिए उनको और सेकुलरिज्म की आड़ में चाहिए। कोई सेकुलर वेकुलर नहीं है लालू। अगर लालू सेकुलर हैं तो उन्होंने रघुवंश प्रसाद जी को अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया होता तो आज नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ नहीं लेना पड़ता। उसके सामने दो ताकतें थीं, एक करप्ट बदउनवान लालू जैसे लोग जो जेलों में अब सड़ रहे हैं और जो आज मानते भी नहीं हैं। अरे भाई आप क्या करते थे, आप तो कहते थे कि मैं आलू चुरा लेता था, मैं गन्ना चुरा लेता था, तो आपके पास ये अथाह दौलत कहाँ से आ गई? तो इन्होंने सेकुलरिज्म की आड़ में मुसलमानों को यूज़ किया है, मुसलमानों का वोट लिया है और ना इन्होंने यादवों के लिए कुछ किया, ना मुसलमानों के, सिर्फ अपना जो पूरे ख़ानदान को, मीसा को राज्यसभा भेज दिया, अपनी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बना दिया, एक बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, एक को मिनिस्टर बना दिया, पहले अपने सालों को बना दिया, सारे बिहार को लूट के खा गए। अब उसके सामने क्या था? नीतीश कैसे लड़े? या तो ये कि खोखला हो जाए बिहार और या फिर उसको बीजेपी के साथ बहालत मजबूरी जाना पड़ा। लेकिन लालू अगर चाहते तो सेकुलरिज्म बच सकता था। वो कहते कि मैं अपने बेटों को हटा लेता हूँ, मुझे मंत्रालय नहीं चाहिए, मुझे राज्यसभा लोकसभा नहीं चाहिए, मुझे सेकुलरिज्म चाहिए, तो नीतीश मजबूर होते कि वो इनके साथ रहते। लेकिन लालू ने ऐसे हालात पैदा कर दिए इस मुल्क में। ये लालू, मुलायम, चौटाला, ये लूटते रहे इस मुल्क को सेकुलरिज्म के आड़ में।
गाजी साहब, लेकिन पहली पारी में जो नीतीश थे वो दूसरी पारी में पूरी तरह से बीजेपी के साथ भी अस्वस्थ कहिए या नाकाम कहिए या घुटने टेके हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गलत। नीतीश कुमार का मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं नीतीश कुमार को ज़ाती तौर से जानता हूं। मैं नीतीश कुमार को उस वक्त से जानता हूं जब वीपी सिंह साहब वज़ीर आज़म थे। सब लोगों को कुछ ना कुछ बटा उस वक्त, लेकिन नीतीश कुमार ने वीपी सिंह से कुछ नहीं मांगा। नीतीश कुमार कभी इक़्तिदार के भूखे नहीं रहे, इक़्तिदार खुद चल के आया है उनके पास। और आप ये देखिए कि नीतीश कुमार आज मेरा ख्याल है कि तकरीबन 3 या 4 बार वज़ीर आला बन चुके हैं, लेकिन आप बताइए वो किसी परिवार के आदमी को लाए, अपने भाई भतीजे को लाए, अपने किसी साले सालियों को लाए, अपने कोई रिश्तेदारों को लाए, और आज उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है बदउनवानी का। अब ये जो आप ये बात कह रहे हैं, जो फसादात हुए हैं, घुटने नहीं टेके। उन्होंने तो कल कह दिया, उन्होंने कहा ना मैं सांप्रदायिक ताकतों से जो है वो समझौता करूंगा और ना ही मैं बदउनवान ताकतों से, करप्ट ताकतों से, मीन्स मैं ना कम्युनल ताकतों से और ना करप्ट ताकतों से समझौता करूंगा। मेरी हुकूमत रहे या ना रहे, लेकिन मैं एक्शन लूँगा। और इसीलिए वो आपको पता है उस दिन मज़ार में गए, उन्होंने जो है वहाँ पर फूल चढ़ाए, चादर चढ़ाई, ये मैसेज दिया बीजेपी को कि तुम ये मत समझना कि मैं इक़्तिदार के लिए, जिन लोगों ने मुझे माइनॉरिटीज़ के लोगों ने वोट दिया है, और इस मुल्क में माइनॉरिटीज़ हों या मेजॉरिटी के लोग हों, सब मिलजुल के रहेंगे, तो मैं वो हुकूमत बनाने के लिए तैयार हूँ, वरना मुझे नहीं चाहिए। ये मैसेज दे चुके हैं, वो कभी घुटने नहीं टेकेंगे, मैं बता दूं मैं आपको। और मोदी को सबसे ज़्यादा अगर जलील किया है, कई बार थाली तक उनके सामने से हटा ली, स्टेज तक छोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि मैं मोदी से कभी समझौता नहीं करूंगा। तो वो मुल्क में अगर खुल के किसी ने मोदी की मुखालफत की है तो वो नीतीश कुमार ने किए, लेकिन लालू जी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उन्हें अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी के साथ समझौता करना पड़ा। इसके जिम्मेदार सिर्फ लालू और लालू हैं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि अगर सरकारें चाहें तो पत्ता भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता? देखिए, ऐसा है कि सरकार तो चाहती है कि पत्ता ना हिले, कोई फसाद ना हो, लेकिन जो ये बीजेपी और आरएसएस के गली गली में कैडर हो चुके हैं, अब किसने किया? जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके बेटे ने फसाद करवाया। कोई चौबे के साहब के जो बेटे हैं उन्होंने फसाद करवाया, और फसाद करवाने के बाद चोरी और सीना चोरी, और कह रहे हैं कि साहब ये तो जो एफआईआर है इसको तो कोई बात नहीं, इसको तो कूड़े के डब्बे में डाल देना चाहिए और एफआईआर करने से कुछ नहीं होता। और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया जब वो अरेस्ट हो गया। और अगर वो मुजरिम नहीं था तो छुपने की ज़रूरत क्या थी? अगर वो मुजरिम नहीं था तो कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुआ? अब जो कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा अगर फसाद करा रहा है तो जाहिर है कि हुकूमत को या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा तो टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, आप अगर दूसरे फसादातों से कंपेयर करिए तो नीतीश ने पूरी कोशिश की कि किसी के कोई जान बहक ना हो, कोई मारा ना जाए, और कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन आज क्या करेंगे आप? आज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी के पास है, आज वहाँ पर वो पार्टनर है, और ये नीतीश कुमार को तो डर था कि अगर यहाँ फसाद बड़े पैमाने पर हो गया तो सेंटर से फोर्सेज नहीं जाएंगी। ये प्लानिंग उनकी थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने ईमानदारी से कंट्रोल किया है, बावजूद इसके कि आज की डेट में वो बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही नातवां जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन फिर भी उनकी नीयत साफ़ है, उनकी नीयत पर शक नहीं किया जाता।